बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफ ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में आज हम बात करेंगे एक बड़े ज़बरदस्त गेस्ट जो है उन्होंने मेरे शो में मुझे ज्वाइन किया है। पहली दफ़ा उनके साथ शो कर रहा हूं, लेकिन देखते रहते हैं उनको मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर, मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात करते हैं, बड़ा नॉलेज रखते हैं चीज़ों के बारे में, स्पेशली अगर सिक्योरिटी इश्यूज की बात की जाए या इसके साथ साथ इंटरनेशनल इश्यूज की बात की जाए तो उसके ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। यकीनन आप सब उनको जानते हैं। मुझे ज्वाइन किया है सर विक्रम सिंह साहब ने, एक्स जो है डीजीपी रह चुके हैं यूपी उत्तर प्रदेश इंडिया के। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग द शो। थैंक यू वेरी मच सर। डायरेक्टली शुरू करूंगा। इस वक्त एक बहुत बड़ा इशू है। वैसे तो ये रीजन मेरे ख्याल में जब से पाकिस्तान बना है या उससे भी पहले बड़े सारे मसाइल रहे हैं और शायद चल भी रहे हैं, और मेरा ख्याल तो ये है कि शायद आइंदा भी चलेंगे। लेकिन इस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर किया 15 अगस्त 2021 को। उसके बाद हर मुल्क के अपने कंसर्न्स हैं, हिंदुस्तान के अपने कंसर्न्स हैं, बाकी यूरोपीय यूनियन की अगर हम बात करें, अमेरिका की करें, सबकी अपने अपने कंसर्न हैं। लेकिन सर अगर एज ए एनालिस्ट आपसे, एज ए फॉर्मर पुलिस ऑफिसर आपसे पूछूं तो आपको सर क्या नजर आता, आपको क्या कंसर्न नजर आते हैं हिंदुस्तान की तरफ से या ओवरऑल अगर इस रीजन की हम बात करें सर? फखर साहब, बड़ी मेहरबानी की कि आपने ये खिदमत का मौका दिया मुझे, और मेरी खुशकिस्मती है कि आज आपसे रूबरू हूं। और जो सवाल आपने कहा है वो वाकई सारी दुनिया के, आपके हमारे ही दिलो दिमाग पे नहीं है, सारी दुनिया में यही एक सवाल है। अफगानिस्तान और इसके मुस्तकबिल से हम किस तरीके से, हम ही नहीं, आप नहीं, बल्कि सारी दुनिया कैसे मुतासिर होगी। और अगर इसके बारे में देखें तो इसका कोई एक जवाब नहीं है। बैनुल अक़वामी बिरादरी में अगर ये आवाम रिफ्यूजी, तिजारत, कारोबार, कॉमर्स, और उसके बाद जो आता है जंग, और उसके बाद जो अमन की बात आती है, ये तमाम पहलू, इनका कोई आसान कोई जवाब नहीं है। लेकिन सबसे पहले अगर इमीडिएट बात हम करें, तालिबान को ये सब मुबारकबाद तो दे रहे हैं कि आपने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया, लेकिन इसमें सबसे पहले खुशी हुई थी 4 मुल्कों को, चीन, ईरान, पाकिस्तान और रूस। कुछ हालात ऐसे हुए हैं कि ईरान और रूस अब कुछ खामोश हो गए हैं। पाकिस्तान और चीन बदस्तूर वो अभी भी बहुत खुश है। लेकिन किसी से भी ये पूछ लीजिए, किसी से भी ये पूछ लीजिए कि क्या तालिबानी हुकूमत आप अपने यहाँ चाहते हैं? ये सवाल, इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है। हसन निसार साहब ने इसको पूछा था, आप अगर कि तालिबानी हुकूमत क्या आप अपने यहाँ चाहते हैं, और अगर नहीं चाहते हैं तो इतनी जहनी ईमानदारी रखिए कि दूसरे को मुबारकबाद पेश करने से पहले ये समझ लीजिए कि क्या मुनासिब है, क्या गैर मुनासिब है, क्या सबके हक में है, क्या दुनिया के हक में है, और क्या मुफीद है और क्या नुकसानदेह है। इन बातों को अगर आगे करके इशारतन मैंने आपके सामने पेश किया जी। बहुत सारी बातें हैं, मैं इसके भी जितना कह सकता हूं। हसन निसार साहब ने कहा कि शराब हमारे यहाँ हराम है, लेकिन गली गली अगर शराब बिक रही है तो क्या हम इसको शरीयत की रोशनी में नहीं देखना चाहिए? हमें, हमारे यहाँ मिलावट करना भी हराम है, लेकिन क्या हमने इसके ऊपर कोई अमली जामा पहनाया? कौल फैल में जितना फर्क आज मैं देख रहा हूं, एक बुजुर्ग होने के नाते और एक शहरी होने के नाते और एक सबकी नेकी चाहने वाला, मैं बड़ा मायूस हूं आज। ये कौल फैल में इतना फर्क होना, इतनी दूरी होना, ये किसी भी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। जबान पे कुछ, दिल में कुछ। अब रिफ्यूजी आने लगेंगे। पाकिस्तान ने, इसको कहते हैं शेर की सवारी करना तो बड़ा आसान है, लेकिन कभी सोचा है कि शेर से जब उतरेंगे तो क्या होगा? एग्जैक्टली सर, बिल्कुल आपकी बात। जी जी, प्लीज कैरी ऑन जी। रिफ्यूजी प्रॉब्लम, वहां की जो ह्यूमन प्रॉब्लम है, जो उनके ह्यूमन राइट्स हैं, जो दवाएं हैं बच्चों की, जो बेवाओं और यतीमों की खिदमत है, उसके बारे में क्या करेंगे हम लोग? ये एक मामूली कोई, ये एक मसला नहीं है, ये बहुत ही पेचीदा मसला है, और इसमें सबको मिल के सॉल्व करना है। इसमें तमाम चीजें हैं जी। 2 पार्ट अगर हम कर लें, एक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन फिलहाल एक तरफ कर लें,
दूसरी तरफ आप आ जाएं, अगर ये जो आवाजें उठ रही हैं कि यूरोपियन यूनियन ने आज सुबह फखर साहब एक रेजोल्यूशन पास किया है पाकिस्तान के खिलाफ, बिल्कुल ब्लिंकन ने वो बातें की है जो औसतन एक खुद मुख्तार मुल्क दूसरे खुद मुख्तार मुल्क से ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता है। बिस्मार्क ने कहा था, स्पीक पोलाइटली, राइट डिप्लोमेटिकली, वन ऑब्जर्व्स द रूल्स ऑफ पोलाइटनेस इवन इन द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। अगर आप जंग का ऐलान भी करते हैं तो जरा शराफत तौर तरीके के साथ और अपने अल्फाज सोच समझ करके उनको जुबान पे ले आए। ये नहीं है कि वहां गली के गुंडे की तरह हम जाकर के गाली गलौज पे उतारू हो जाए। लेकिन अब जो हम हालात देख रहे हैं, क्या उजलत है, क्या परेशानी है, और ये क्या 20 साल में आपने सोचा नहीं था कि आपके पैर के नीचे घास उग रही है, आप क्यों स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बन के वहां खड़े रहे? आपने जरूरी नहीं समझा? मैं तो बुजुर्ग हो गया हूं, लेकिन हमारी सिखलाई में हमारे उस्तादों ने सिखाया था, बरखुरदा जब सामने देखते हो तो जरा पीछे दाएं बाएं भी देख लिया करो। ये जितने भी नेटो कंट्रीज थी, इन्होंने दाएं बाएं देखना, पैर के नीचे देखना जरूरी नहीं समझा। 20 साल तक आप ख्वाब देखते रहे, मिडसमर नाइट्स देखते रहे। अरे क्या सलाहियत थी आपकी? आप किस तरह की ट्रेनिंग आपकी थी? मैं मानने को तैयार नहीं हूं यूसुफजई साहब। जी फरमाए। जी सर, मैं एक ये वाली बात, बिल्कुल आपने नाटो की बात की या यूएस की बात जब हम करते हैं सर, एक बहुत बड़े मजबूत ममालिक हैं पाकिस्तान, उसके मुकाबले में अफगानिस्तान के, इवन चाइना भी चले एक मतलब पैसे वाला मुल्क है, लेकिन फिर भी उन जैसी टेक्नोलॉजी मेरा ख्याल नहीं रखता चाइना जो उन लोगों के पास है, जो यूरोपीय यूनियन है या फिर मतलब नाटो कंट्रीज या फिर यूएस की अगर हम बात करते हैं। तो सर ये वाली चीज क्यों मतलब इन्होंने इग्नोर, जान के इग्नोर की, या इनको समझ नहीं लगी हालात के? क्योंकि 20 साल बहुत बड़ा अरसा है जब आप ऑन ग्राउंड रह रहे हैं, आप सारी चीजों को करीब से देख रहे हैं, पाकिस्तान को भी आप करीब से देख रहे हैं, ईरान को भी देख रहे हैं, चाइना को भी देख रहे हैं, और अफगानिस्तान के अंदर तो आप मौजूद हैं, मतलब 24 आवर आप वहीं पे हैं। यूसुफजई साहब, मैं जिसको कहते हैं आई वुड बी इन अ फूल्स पैराडाइज, मैं बिल्कुल शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपना सिर दे दूंगा अगर मैं ये कह दूं कि किसी को कोई इल्म नहीं था। ये सारी दुनिया जानती है कि अमेरिका अपने पैसे पे जंग नहीं लड़ता है। 1999 में जिन उनकी अमेरिकन कंपनियों में जिसने $10,000 लगाए थे, आज उन शेयर्स की कीमत $1,20,000 है। किसका फायदा हुआ? इन हथियारों की फैक्ट्रियों का फायदा हुआ। अमेरिका का कभी नुकसान नहीं हो सकता, कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक। ड्रग्स के बारे में मैं आंकड़े पेश करूं, जब अमेरिका गया था 2001 में, तो सालाना अफीम की पैदाइश अफगानिस्तान में 186 टन थी। 3 साल बाद हो गई वो 2000 टन, 10 साल बाद हो गई वो 6000 टन, और रुखसती से पहले तो मालूम पड़ा कि उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। पूरी दुनिया के 84% अफीम का ट्रेड अफगानिस्तान से। भाई आप कर क्या रहे थे? और इसके बारे में तो एक राइटर ने, एक स्ट्रेटेजिस्ट ने लिखा है कि CIA की पहले भी शोहरत आम ऐसी ही थी कि वो ड्रग्स की बुनियाद के ऊपर लड़ाई लड़ता है। इसके पहले भी उन्होंने कहा था जब वियतनाम में थे कि लड़ाई के लिए हथियार चाहिए, हथियार के लिए पैसे चाहिए, और पैसे हम टैक्स से नहीं लेंगे, पैसे हम लेंगे ड्रग्स के। और इसके पहले भी जो अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी थे 2008 में, उन्होंने ये कहा कि CIA ड्रग्स में डील नहीं करता है। हकीकत क्या है? जरा सा नेट पे चले जाइए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि CIA की जो सलाहियत है ड्रग्स की तस्करी में, तालिबान ड्रग्स ग्रो कर सकता है, ये तो मैं मान लेता हूं, लेकिन सारी दुनिया में 84% ड्रग्स सप्लाई करके उसका नेटवर्क और सप्लाई चेन तैयार कर दे, ये तालिबान की सलाहियत नहीं है, न उसमें ये काबिलियत है कि दुनिया भर में ड्रग्स कर दे। ये कौन कर सकता है? ये ISI भी नहीं कर सकता है। बिल्कुल कौन कर सकता है? ये CIA कर सकता है, क्योंकि CIA का नेटवर्क, क्योंकि उसने कोरियन वॉर से, अगर आप शुरू करें, कोरियन वॉर से आप आइए वियतनाम वॉर पे, वियतनाम वॉर से आप आइए, और अगर पूरा नेट भरा हुआ है, अमेरिकन सेनेट पे इस पे बहस हो चुकी है कि क्या CIA ने ड्रग्स के ट्रेड में रहा है। आपको अगर कुछ मुनाफा नहीं हो रहा था, कोई मुफीद कार्रवाई नहीं हो रही थी, आप किस लालच की बुनियाद के ऊपर अफगानिस्तान में जमे हुए थे? ये तो नहीं कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। मैं जानना चाहूंगा, अगर आपका मकसद था तालिबान को नेस्तनाबूद करना, आज भी ये मैं चाहता हूं कि अमेरिकन फौज चाहती तो नेस्तनाबूद कर लेती। मुझे तो कुछ ये लग रहा है ये नूरा कुश्ती, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, मालामाल हो गए। अमेरिका की उन 10 कंपनियों की जरा बैलेंस शीट आप देख लें 20 साल की। आप तो बड़े खोजी जर्नलिस्ट हैं।
کہ جس کے شیئر کی قیمت $10,000 تھے 1999 میں، ایسے کیا حالات ہوگا اگر امریکہ نے آپ $3 ٹریلین افغانستان میں خرچ کیے 20 سال میں. روز کہتے ہیں کہ آپ نے $500 ملین ڈیلی خرچ کیا، ہر افغان سٹیزن کے اوپر $50,000 خرچ کیا. یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ آپ کی کمپنیاں تو مالا مال ہو گئی، اور اگر مالا مال ہو گئی تو اس کا پیسہ آیا کہاں سے؟ ظاہر ہے کہ امریکن ٹیکس پیئرز کے ہاتھ سے نہیں آیا. ان کی کمپنیاں مالا مال ہو گئی، ان کی کمپنیوں کے سٹاکس کے دام 10 گنے 12 گنے بڑھ گئے. آپ کراچی سٹاک ایکسچینج دیکھیے کن کمپنیوں کے دام اس بنیاد میں اور اس دوران 20 گنا بڑھے ہیں. نہ ہندوستان میں بڑھے، نہ مجھے پورا کراچی کے سٹاک. جی بڑی سر امپورٹنٹ بات آپ نے یہ والی جو کر دی، بالکل میں آپ سے مطلب 120% میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں اس بات کے اوپر کہ سر اس جنگ کا فائدہ میرے خیال میں اور کسی کو تو نہیں ہوا، نہ طالبان کو ہوا، نہ افغانی قوم کو ہوا، نہ ہندوستان، نہ پاکستان. لیکن امریکہ والی بات کہ $3 ٹریلین انہوں نے لگایا، تو بغیر مطلب ایسی انویسٹمنٹ تو شاید کوئی بھی نہیں کرے گا. مطلب میں اور آپ ہم کوئی کاروباری لوگ نہیں ہے، لیکن ہم بھی نہیں لگائیں گے، 10 روپے بھی شاید نہیں لگائیں گے کسی بھی چیز میں جس میں ہمیں یہ نظر آتا ہو کہ یار اس میں سے کوئی ریٹرن نہیں ہے. لیکن سر یہ والی چیز امریکہ طاقتور ہونے کی وجہ سے ہم لوگ بات نہیں کر سکتے. میں پاکستان کی بات نہیں کرتا، چلے پاکستان ان سے قرض بھی لیتا ہے، ہندوستان ایک طاقتور ملک ہے، بہت بڑی اکانومی ہے، چائنا کی بہت بڑی اکانومی ہے، رشیا ایک مضبوط ملک ہے. تو کیا سر یہ بھی نہیں پوچھ سکتے کہ بھائی آپ نے تو مطلب اپنا کر لیا اور اب اس کو چھوڑ کے آپ نکل گئے اور ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر دی؟ یوسف زائی صاحب کچھ کنیکشن تھوڑا ویک ہو گیا تھا تو میں سوال سن نہیں پایا، لیکن جتنا میں نے انداز سے سنا کہ آخر ضرورت کیا تھی، کہ اگر جب کوئی منافع نہیں تھا، نفع نہیں تھا، تو آخر کیوں اڑے ہوئے تھے؟ میں اس میں قیاس لگا سکتا ہوں، آپ اس کے پہلے جائیں. بہت پرانی بات ہو گئی، عراق کے اوپر جب حملہ ہوا تھا تو ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کی خبر آئی تھی. یہ ہوا تھا کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، اور اس کے پیچھے امریکہ انگلینڈ سب گئے تھے. تو ویپن آف ماس ڈسٹرکشن تو ملا نہیں. ویپن آف ماس چھوڑ دیجیے، سارا کھیل تھا عراق کے تیل کا، اور عراق کے تیل کے پیچھے انہوں نے جس طریقے کی لالچ اور ان کی لاد بڑے زمانے سے ٹپک رہی تھی، اور بہانہ بنایا ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن. اور اتنی تباہی کے بعد اور اتنے ظلم اور ستم کے بعد آپ کہتے ہیں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن وہاں نہیں تھے. اقوام متحدہ کے ایکسپرٹ کہتے ہیں وہاں ویپن آف ماس ڈسٹرکشن نہیں تھے. ٹونی بلیئر کہتے ہیں کہ وہاں پر ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن نہیں تھے. امریکہ یہ آپ یہ بتائیں کہ یہ کیا افیم کھا کر کے آپ نے حملہ کیا تھا، شراب کے نشے میں کر دیا تھا، کسی دماغی فطور کوئی آ گیا تھا؟ یہی حرکت اگر کسی دروگا نے یا کسی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس نے چوراہے پہ کھڑا کر کے برخاست ہوتا اور جو اس کو سزا ملتی وہ ایک نذیر بن جاتی. منمانے طریقے سے ایک خود مختار ملک کے اوپر چڑھائی کر کے تباہی منظر، اور وہاں بھوک دسیوں سال تک آپ نے ان کو نظر کر دی، اور اس کے بعد کہتے ہیں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ملے نہیں. آپ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن دراصل فخر صاحب ڈھونڈ بھی نہیں رہے تھے، وہ تیل ڈھونڈ رہے تھے. تیل ان کو دستیاب ہو گیا، تیل دستیاب ہو گیا. تیل کی جب ان کی بھوک مٹ گئی تو انہوں نے وہ رخصت ہو گئے. اب پوچھے کہ افغانستان کیوں آئے؟ ناک ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور 9/11 کے بعد انہوں نے دیکھا جارج بش کی وہ سپیچ آپ ذرا ریکارڈ کر کے گوگل پہ ہے، that we will destroy all the networks. Every nation in the world now has a choice to make. Either you are against terrorism or you are with us. بہت بڑی بڑی باتیں کی، کاؤبوائے والی. کاؤبوائے کی طرف بات تو کر لی، لیکن جب آپ نے نوالا نکل گیا، نہ حلق کے نیچے جا رہا ہے نہ اگلا جا رہا ہے، تو منہ میں ہے، نہ اگلا جا رہا ہے نہ حلق سے نیچے جا رہا ہے. کیا کیا جائے اس کا؟ لیکن یہ لوگ بہت ہوشیار، بڑے قابل لوگ ہیں. انہوں نے، میرا پورا یقین ہے، یہ بلا وجہ کسی سے بات بھی نہیں کریں گے، فون نہیں کریں گے آپ کو. آپ کے بڑے اچھے دوست ہوں گے، بڑی محبت سے پیش آئیں گے، لیکن اگر کام نہیں ہوگا آپ 100 فون ملا کے میں سے دیکھ لیجئے، یہ دوبارہ پلٹ کے دیکھیں گے نہیں آپ کی طرف. ان کی ہر مسکراہٹ کی ایک قیمت ہوتی ہے، ہر کال کے دیکھتے ہیں کہ اس میں ریٹرن آن انویسٹمنٹ کتنا ہے. بنا ریٹرن آف انویسٹمنٹ کے فخر صاحب یہ کہیں 2 سیکنڈ نہیں دیکھتے ہیں. ارے جہاں باپ بیٹے سے کہہ دیتا ہے 20 سال بعد تھینک یو ویری مچ سن، آئی ول ناٹ نو، آئی وش یو ویل ان یور لائف، اور بیٹا باپ سے کہہ دیتا ہے کہ فادر ڈیڈ دیر از این اولڈ پیپل ہوم فار یو. وہاں پر کوئی کسی کے لیے مروت کسی کے نہیں سوائے اپنی. ان گاڈ وی ٹرسٹ، ادر اسٹرکٹلی کیش.
फखर साहब ये मैं बता दूं, मेरी गुजारिश ये रहेगी जी। अच्छा सर, एक चीज और बड़ी मतलब बात है आपकी, मैं एक बात बड़ी जबरदस्त और बड़ी कीमती है, मैं सिर्फ ये सर समझने की कोशिश कर रहा हूं कि फिर बार बार हम जैसे ममालिक धोखा क्यों खाते हैं, हम अपनी मतलब सोचते क्यों नहीं, अपने घर के बारे में हम नहीं सोचते, हम जाके मतलब बार बार, कल इमरान खान साहब ने CNN को इंटरव्यू दिया था और उसने ये बात कही भी है कि हम किराए पे अवेलेबल होते हैं। हिंदुस्तान ने शायद ऐसा नहीं किया, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि शायद हिंदुस्तान उसी तरफ जा रहा है जो हम भुगत चुके हैं या भुगत रहे हैं मेरे ख्याल में। क्यों सर हम ये चीज नहीं समझते अपने इंटरेस्ट को, कि इनको कह दे भाई हम आपको ना आपसे लड़ नहीं सकते, लेकिन बस हमें अपने हाल पे छोड़ दें, ना आपसे कुछ मांगते हैं ना हम आपको कुछ दे सकते हैं, हमें अगर माफ कर दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। चौधरी साहब, फखर साहब बड़ी उम्दा बात आपने कही। उनकी जहनियत और हमारी जहनियत में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे आपके मिजाज में ही किसी को धोखा न दे, और मरने से पहले और मरने के बाद मेरी औलाद कहती है कि मेरे वालिद का अगर किसी पे उधार हो तो अभी कह दीजिए लाश तब दफन होगी, क्रियाक्रम तब होगा जब हम उधार पूरा कर लें। बिल्कुल यही बात अगर वहां कह दीजिए, अगर किसी ने कह दिया कि आपके अब्बा मरहूम ने मुझसे $1,00,000 लिए थे, तो उनका वो ऊपर आपका इंतजार कर रहे हैं, जाइए ऊपर वसूल कीजिएगा, मेरी कोई जिम्मेदारी मेरे अब्बा के उधार पे नहीं। हाँ, कोई देनदारी हो तो वो बता दीजिए, मैं लेने को तैयार हूँ। एक जहनियत होती है। दूसरे की जेब में हमारे एक बहुत अच्छे फिलोसफर थे, मैं नाम भी ले लेता हूँ, IIM लखनऊ के प्रिंसिपल थे प्रोफेसर देबाशीष चटर्जी जी। वो न्यूयॉर्क गए, बड़े उम्दा थे, बहुत अच्छी नौकरी भी मिली उनको, लेकिन 15 दिन बाद वापस आ गए। उनका क्या हुआ? बेटा इतनी अच्छी नौकरी मिल रही थी, $3 मिलियन की पगार थी शुरू में, $2 मिलियन बोनस था, क्यों छोड़ दिया? उनका मैंने जो वहां जहनियत देखी, ये आपके सवाल का जवाब है। हर आदमी बेकरार है दूसरे की जेब में हाथ डाल के, कैसे हम कितना पैसा निकाल लें दूसरे की जेब से, जब हमारे दिमाग की वायरिंग ही सिर्फ इसलिए है कि दूसरे की जेब में हाथ डाल के कितना हम पैसा निकाल लें। आपकी हमारी तालीम क्या है? अगर कहीं पड़ा हुआ बटुआ लेके घर पे आते तो वालदा यही पूछती कि बेटा तुमने पता लगाने की कोशिश की? नहीं तो उसे पता है जाकर के देखे, खाना तब मिलेगा। याद कर लें, सही, बिल्कुल आप याद कर लें। और न्यूयॉर्क जब जाइएगा या कहीं और जाइएगा, मैं कह नहीं रहा हूँ सभी बहुत अच्छे लोग हैं, हर जगह अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, बुरे भी हैं, बिल्कुल। अब जी हर जगह अच्छे बुरे, लेकिन अगर बटुआ एक बार गया तो अगर खुशकिस्मती अल्लाह की मेहरबानी तो बात दीगर है, वरना बटुआ दोबारा वापस आने अगर आएगा तो बिना पैसे बिना क्रेडिट कार्ड के आएगा, शायद पासपोर्ट और बटुआ तो वापस आ जाएगा, पैसे वापस नहीं आएंगे, डॉलर्स वापस नहीं आएंगे, फॉरेन करेंसी वापस नहीं आएगी। तो ये जब जहनियत होती है कि दूसरे से हम क्या फायदा निकाल लें, दूसरे से क्या, आप देखिए सारा ई-वेस्ट जो है क्या पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुस्तकबिल में है? सारा जो घटिया सामान है वो क्या पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुस्तकबिल में है? क्या जो 4 10 गुने रेट पे हम माल खरीदते हैं, हमारी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाया जाता है? क्या इसके क्या पाकिस्तान और हिंदुस्तान ही के मुस्तकबिल में ये लिखा है? आपने बिल्कुल सही कहा, ठीक है हमारी थोड़ी तकलीफ सही, थोड़ी मजबूरी ही सही, मुफलिसी ही सही, लेकिन हमारी अपनी है, मोहब्बत है, खुलूस है। 2 रोटी खाएंगे, सूखी खाएंगे, लेकिन कम से कम किसी के आगे मुताजी तो नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से जिसको कहते हैं ना कि मुस्कुराहट ऐसी कि आदमी बिल्कुल पिघल जाए और मालूम पड़े कि जिस शातिर इरादों के साथ अगला आया है कि पहले आपके जहन पे कब्जा करेगा, आपके अंदर शौकीनियों की और उस तरीके की आदतें डाल देगा कि जिससे कि मालूम पड़े कि आप न दुनिया के रहे न दीन के रहे। मैं होशियार को इशारा काफ़ी है, और मैं यही कहता हूँ अकबर इलाहाबादी के जरा 2-4 शेर जरूर पढ़ लीजिएगा। उन्होंने कहा कि तुम वहां गए न इधर के रहे न उधर के रहे, और जो अगर पैसे कमा भी लिए, सब कुछ कमा लिया, लेकिन अगर औलाद नालायक निकल गई, शराब पीने लगी, या जा करके वो, खैर छोड़िए इन बातों को, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, लेकिन अगर आप ये देखें कि जहनियत अगर बदल जाए, अगर बेटा बाप को पहचानने से मना कर दे, बाप बेटे से कह दे कि बेटा ये हमारा मी टाइम है। मी टाइम क्या होता है? 65 की उम्र में मी टाइम क्या होता है? अब्बा और अम्मी का पूरा वक्त, पूरी जिंदगी, पूरे सब कुछ औलाद के लिए होता। हमने तो ये सीखा था, बिल्कुल। लेकिन जो बच्चा वहां चला जाता है उसके लौट के आता है, आप खुद देखेंगे, मैं किसी की नुक्ताचीनी नहीं कर रहा हूं, नहीं बिल्कुल सही, मैं किसी को बुरा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं क्या करूं, अल्लाह मियां ने ऐसी आंखें दी हैं कि मैं हर जो सामने आता है उसका MRI CT स्कैन में हो जाता है। लेकिन जब मैं देखता हूं कि जो वहां 2 साल रह लेता है उसकी प्रायोरिटीज बिल्कुल बदल जाती हैं। और वही चीज अगर वहां की जो सोसाइटी है
किस तरीके से पाकिस्तान और हिंदुस्तान का फायदा कर ले और निचोड़ के अलग कर दे। अच्छा सर, वो किसी का दोस्त नहीं। ठीक। अच्छा सर, एक और बात, मतलब इस वक्त सिचुएशन, इस ये वाला जो रीजन है, तकरीबन मोस्ट ऑफ द टाइम वॉर जोन यही रहता है। वो लोग वहां से अपने जहाज ले आते हैं, सारा कुछ कर जाते हैं, नुकसान मेरा और विक्रम सिंह साहब का, फखर यूसुफजई का, XYZ का इनका हो रहा होता है, उनका कुछ भी नहीं हो रहा होता। उन्होंने अगर 20 साल अफगानिस्तान में गुजारे, मैं अभी 10 दिन गुजार के आया हूं, मैं एक चीज देख रहा था, मैं बच्चों के चेहरे पढ़ रहा था, मैं लोगों से मिल रहा था, मैं उनको देख रहा था, मैं कि यार ये बेचारा जो बच्चा 2001 में पैदा हुआ था, अभी वो 20 साल का है, ठीक है। अब उसको क्या है कि यार 20 साल मैंने मतलब यही गोला बम बारूद और यही झगड़े फसाद मैंने देखे, लेकिन अब क्या मैं देखूंगा। सर ये वाली चीज मैं यही कह रहा हूं कि हम पता नहीं मतलब इतने कमजोर ममालिक भी नहीं है सर। अगर हम दो ममालिक हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश को अगर मिला लिया जाए तो दुनिया की तकरीबन 1/3 पॉपुलेशन सिर्फ इन 3 कंट्रीज की बनती है। तो ये बहुत बड़ी एक स्ट्रेंथ है हमारे पास, लेकिन हम उसको इस्तेमाल ही नहीं करते। हम फिर उनके सामने वही मतलब झुक के बैठे होते हैं या उनके पांव पकड़ के बैठे होते हैं। ये इस चीज से सर हम निकल क्यों नहीं पा रहे, वजह क्या है? फखर साहब, मैं आपके सवाल का जवाब 2 पार्ट्स में दूंगा। मैं जहां बैठा हूं ये एक यूनिवर्सिटी है और नेशनल कैपिटल रीजन की सबसे बड़ी है, जिसका कि मैं सदर हूं, चांसलर हूं। यहां पर 30 मुल्कों के बच्चे पढ़ते हैं और अफगानिस्तान का मेरे पास कम से कम 150 बच्चा है यहां। जब मैं उनकी तकलीफ और उनके आंसू देखता हूं, मेरी छाती फट जाती है। मुझे बच्चे चांसलर और सर नहीं कहते, मुझे अब्बा कहते हैं। जबरदस्त। आपने सही कहा, जेब में पैसे नहीं, भूखी नजरों से लोग उनको देखते हैं। खैर मैं यहां कोई चीज नहीं होने देता हूं, लेकिन जो हालात है मैं वो बता रहा हूं। खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। हम लोगों ने कभी फीस के लिए कभी इंसिस्ट नहीं किया। और ये बात सिर्फ इन 150 बच्चों की नहीं है, ये अफगान बच्चे जो 2000 के बाद जिनकी पैदाइश हुई है, यतीमों की तरफ पैदा हुए, यतीमों की तरफ पले बढ़े, यतीमों की तरफ जिंदगी बिता रहे हैं। एक ही जीन्स और 2 टी-शर्ट के ऊपर मैं देखता हूं, कुछ खिदमत और इमदाद भी नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो बन पड़ता है जरूर करता हूं। वही 2 लाइनें याद आती हैं, ए गमे दिल मत रो, यहां आंसू बहाना है मना, क्या करूं तेरे जख्म पे मरहम लगाना है बना। ये इनके साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। अब आपके आते हैं दूसरे सवाल पे। आपने सही कहा कि पाकिस्तान, बेशक कि पाकिस्तान में नोबेल प्राइज नहीं पा पाए, लेकिन पाकिस्तान के जब बाहर गए तो नोबेल प्राइज पाए। हिंदुस्तान के भी कितने लोग नोबेल प्राइज पाए। बांग्लादेश ने आज दिखा दिया तिजारत में उसकी जो महारत है, बांग्लादेश का कोई मुकाबला नहीं है। बिल्कुल। ये जो मेंटल इंटेलेक्चुअल वेल्थ है, जो इंटेलेक्चुअल वेल्थ इस बर्रे सगीर में है, उसी से खौफ खा करके आप देखें, और जगहों पे देखें, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, 8वीं जमात तक आते आते डेटिंग वेटिंग शुरू हो जाती है। बिल्कुल। और दुनिया भर के बेहूदे शौक पैदा हो जाते हैं। हमारे यहाँ जब बच्चा आता है तो शराब, सिगरेट, पान, ये सब तो बहुत दूर की चीज है। बिल्कुल मुफलिसी के साथ, मोमिन की तरह, और बिल्कुल एक तालिब इल्म की तरह जो एक डिसिप्लिन होनी चाहिए उससे पढ़ता है। जितना वहां का एक बच्चा एक दिन में खर्च करता है, हमारा एक बच्चा वो शायद महीने में गुजारा करता है। बिल्कुल। कोई शौकीनी नहीं, उसके मिजाज में शौकीनी है ही नहीं। लेकिन इसको देखने के बाद आपने देखा, लड़ने के लिए जो फौलाद होना चाहिए जिस्म के अंदर, हिंदुस्तान ने तो 80,000 आदमी खोए, पाकिस्तान ने भी हजारों खोए। बिल्कुल। लेकिन अपना खून देखने के बाद फखर साहब हमें खौफ नहीं होता, क्योंकि हम अपना खून देखने के आदी हैं। किसी की भी मौत होती है वो गलत है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन कम से कम हम जो कहते हैं कि हमारे यहाँ अखाड़े में वालिदैन भेजते, तीसरी भेजते कि बेटा जब नाक कान टूटेगा टूटेगा, अपना खून देखोगे तो एक फौलाद, ये फौलाद वहां पर गुम हो चुका है। वहां पर 4000 कैजुअलिटीज हुई थी अफगानिस्तान में, जिसमें 2000 तो अफगानी जो उनके एसोसिएट्स थे, और गालिबन 1500 अमरीकी शहीद हुए। उन 1500 को लेके आप देखिए हिंदुस्तान के 80,000, अमेरिका जो इस पे तो प्रेसिडेंट बाइडेन या ट्रंप या कोई भी प्रेसिडेंट का अगर वो हो कैंडिडेट, वो हार जाएगा कि 1500 आपने मरवा कैसे दिए ले जाके अफगानिस्तान पे। बिल्कुल। और इससे बातें शुरू हो गई हैं।
ان کو برداشت نہیں ہے, باڈی بیگز وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں, وہ اپنا خون دیکھ نہیں سکتے ہیں, ان کے اندر جو کمبیٹنٹ کی جو ایک لڑنے والے کی ایک خوبی اور صلاحیت ہوتی ہے وہ ان کے اندر ختم ہو چکی ہے. دے آر ناٹ کمبیٹنٹس لانگر. رائٹ. اچھا سر, ایک لاسٹ سوال, مطلب اس وقت چائنا سپورٹ کر افغانستان کو, چائنا کے ساتھ پچھلے سال ہندوستان کے بہت زیادہ حالات خراب ہوئے تھے جب ڈوکلام اور ایل اے سی کے اوپر ہم نے دیکھا, لیکن ابھی آپ کو ان نیئر فیوچر کیا نظر آ رہا ہے, اس خطے کا جو مستقبل ہے, جو فیوچر ہے, آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ ہندوستان کدھر جائے گا, پاکستان کدھر جائے گا, چائنا کیا کرے گا, رشیا اور ایران کیا کریں گے؟ کیونکہ یہ ایک میں کہوں گا کہ یہ امیجیٹ جو نیبرز ہیں افغانستان کے, تقریباً یہی 4-5 ممالک بن رہے ہیں. کاش, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا پروگرام پالیسی پلانرز ہندوستان میں پاکستان میں دونوں دیکھیں. ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دو, کیونکہ تمہاری جو امداد ہے وہ مچھلی کے کانٹے میں آٹے کی طرح ہے. وہ آٹا امداد تو دکھائی پڑتا ہے, لیکن وہ امداد کتنی مہنگی پڑتی ہے یہ وقت بتاتا ہے. اب اس کے لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم دیکھ لیجئے. ہمارے آپ کے مستقبل میں جو شارٹ ٹرم ہے وہ تو جو کھینچا تانی چل رہی ہے, جو فنڈز کی ضرورت ہے, اور اللہ نہ کرے کہ افغانستان کے اوپر مانیٹری سینکشنز لگ جائے, پاکستان کے اوپر لگ جائے, کیونکہ اگر پاکستان پہ لگنے کی بات ہو رہی ہے, نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان ہمارے آپ کے ایسے مڈل کلاس کے لوگوں کا ہوگا, جو عام عوام ہے ان کا ہوگا. جو حکمران ہیں ان کو کوئی فکر نہیں, ان کو تو یہی ہوش نہیں ہے کہ ان کے پاس کتنے ملینز سوئس بینکس میں ہیں. لیکن اگر غربت آئے گی, غریبی آئے گی, تو وہ پھر کسی کے لیے, اگر ہمارے ہاں غریبی ہو, پاکستان میں غریبی ہو, افغانستان میں غریبی ہو, ریفیوجی کہاں جائے گا؟ اگر کوئی دہشت گرد بنتا ہے وہ کس کے اوپر بندوق اٹھائے گا؟ شارٹ ٹرم تو یہ ہے کہ ہر جگہ سب کو دیکھیں, ہر جگہ امن و امان ہو, جو ہوا اس کو چھوڑیں. افغانستان میں پاپولر گورنمنٹ بن جائے, وہ اپنی خود ارادیت یا اپنے طریقے سے اپنا خود کریں, کسی طرح کا انٹرفیئرنس کوئی ان کے ساتھ نہ کرے. اب ہم آتے ہیں ہمارے آپ کے ریلیشنز اور چائنا کے ریلیشنز میں. دیکھیے جی, یہ کچھ دنوں سے حالات انڈر کنٹرول ہے. گلوان ویلی ہے, یہ ڈوکلام وغیرہ ہے, وہ چیزیں بیت چکی ہیں, اور جو چھٹ پٹ چیزیں ہیں وہ مانا کہ وہ چل رہی ہیں, لیکن اس کے اوپر جو بات چیت اور ڈپلومیسی بیک سٹیج ٹاکس ہیں, یہ سب چلتی رہنی چاہیے. اندر خانے جو ہمارے ٹاکس اور ڈائلاگ ہوتے ہیں وہ ریلیشن چلتے رہنے چاہیے. لیکن یہ کہہ دینا, دیکھیے جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے فخر صاحب, آپ بھی یہیں رہیں گے, یعنی پاکستان بھی یہیں رہے گا, ہندوستان بھی یہیں رہے گا, افغانستان بھی رہے گا, بنگلہ دیش بھی رہے گا, چین بھی یہیں رہے گا. کوئی کہیں جانے والا نہیں ہے. تو جب کہیں جانے والا نہیں ہے تو دوسروں کے اشارے پہ آ کر کے ہم اپنی طاقت کیوں ضائع کریں؟ ہم جنگ میں ہتھیاروں کے اوپر اپنا پیسہ کیوں برباد کریں؟ ہم اپنے جو غریب ہے, جنہاں غریبی ہے, یہ دولت ہم ان کے اوپر خرچ کر دیں. حضور نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ غربت اور پسماندگی, اس کے اوپر روشنی ڈالنی چاہیے, اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے. تو بنسبت اس کے کہ لڑائی ہتھیار اور اسالٹ رائفلز, ٹینکس اور میسائلز کے اوپر خرچ ہو, اس کے اوپر ہونا چاہیے. کبھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اسٹیٹسمین شپ آتی ہے جو کہ مجھے امکانات دکھائی پڑ رہے ہیں, کیونکہ اس سے کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے. اور بات کرتے ہیں نیوکلیئر پاور ہے, نیوکلیئر کیا کر لے گا صاحب؟ یہ بتا دیں نیوکلیئر ہے, چلیے مانا تباہی کا ایک ذریعہ ہے. یہ مان کے چلیے کہ جو چلائے گا وہ ضرور مارے گا, لیکن جو چلائے گا بچے گا وہ بھی نہیں. یہ وہ خودکشی کا راستہ ہے کہ کہتے ہیں نا, یہ سب کے لیے نقصان دہ, چلانے والے کے لیے بھی, جس کے اوپر چلے گا اس کے اوپر بھی, اور ساری دنیا جو دور دور تک بیٹھے ہیں یہ ان سب کو متاثر کرے گا. بالکل سر, بڑی زبردست بات کی. میں تو اکثر کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں پاکستان نیوکلیئر پاور ہے, میں نے کہا یار اگر اس نیوکلیئر نے پاکستان کی غربت ختم کی, پاکستان کے اندر تعلیم کو بہتر کیا, تعلیم کے نظام کو یا انفراسٹرکچر کو یا ہیلتھ سسٹم کو یا جو ہیومن رائٹس ہے اس کو بہتر کیا, تو میں نے کہا وہ ایٹم بم میں سر پہ لے کے مطلب پھرتا رہوں گا 24 گھنٹے, میں نہیں تکوں گا. لیکن اگر وہ یہ چیز مجھے نہیں دے رہی تو میں پھر افسوس کے ساتھ میں کہوں گا, مجھے اس نیوکلیئر پاور کو میں سلام کرتا ہوں, میں کہتا ہوں مجھے معاف کر دو, اس نیوکلیئر پاور سے مجھے معافی دے دو. مجھے وہ والا نیوکلیئر پاور نہیں چاہیے, مجھے اس سے وہ سنگاپور پسند ہے جس کی 600 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ ایک سال میں ہوتی ہے, اور شاید ہندوستان پاکستان کے درمیانے جو شہر ہوتے ہیں اس جتنا ایک ملک ہے.
یا پھر دوسرے اس طرح کے اور بڑی ساری ایگزامپل سر ہمارے سامنے موجود ہے. بڑی زبردست گفتگو رہی آپ کی, لیکن ٹائم ختم ہو چکا ہے کیونکہ آپ کی باتیں مطلب مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا کہ شاید یہ گھنٹوں بھی چلے تو مطلب دل نہیں کر رہا تھا کہ ختم کریں, لیکن آئندہ بھی ہوپ سو کہ آپ جوائن کریں گے. اور اس پہ مزید بہت ساری چیزیں اسپیشلی اس ریجن کے حوالے سے, آپ نے غربت کی بات کی, آپ نے جنگ و جدل کی بات کی, نقصان ہم اٹھا رہے ہیں اور فائدہ جو ہے وہ جس طرح سر نے کہا کہ وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے لوگ, اور بیٹی بھی وہاں کی کمپنی ہے, $ٹریلین وہاں بیٹھ کے کما لیتی ہے. ہم یہاں پہ ایک دوسرے کو, پاکستان والے بیٹھ کے ہندوستان کو گالم گلوچ کر لیں گے, ہندوستان سے بیٹھ کے پاکستان والوں کو کر لیں گے, افغانی ہمیں کر لیں گے, ہم افغانستان والوں کو کر لیں گے, ہوگا کیا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ باتیں سر نے کی. آئی ہوپ سو کہ کسی اور شو میں پھر سر سے کسی اور ٹاپک پہ بات ہوگی. تھینک یو ویری مچ سر وکرم سنگھ ساکھ فار جوائننگ دا شو, اینڈ تھینک یو ویری مچ ویورز فار واچنگ ڈیبیٹ وتھ فخر یوسف زئی. کسی اور ڈیبیٹ میں پھر ملتے ہیں. ٹیک کیئر. تھینک یو. تھینک یو سر, بہت شکریہ سر, تھینک یو.